हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्ल्ड हिस्ट्री। और इसमें आज हमारा टॉपिक है वो है इन्वेंशन एंड सेक्टर रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इन्वेंशन मीन्स होता है आविष्कार, एंड सेक्टर रिफॉर्म्स यानी सेक्टर्स के अंदर सुधार किया गया ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान। तो सेक्टर्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर जो जो रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। दैन दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो रिलेटेड होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। एंड थर्ड जो होता है टर्शरी सेक्टर, जिसे जो बिलोंग करता है सर्विस सेक्टर से। तो फर्स्ट है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। इन सेक्टर्स के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे पहला है आपका ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर जो है सबसे पहले इसने एक्सपीरियंस किया था रिफॉर्म को, यानी सबसे पहले जो सुधार हुआ था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ था। इट इज़ बिलीव दैट विदाउट एग्रीकल्चर, और ऐसा माना जाता है कि बिना एग्रीकल्चर के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं होगी। Till the 17th century, usually the same tradition, methods and equipments were used. 17th century तक जो आम ट्रेडिशन में जो मेथड्स और इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता था वही यूज़ करते रहे, which were being used since past many centuries, जो कि कई सेंचुरी से जिनको पास्ट में यूज़ किया जा रहा था वही मेथड्स और इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जा रहा था। ड्यू टू नो चेंज इन द टेक्निक, क्योंकि कोई भी बदलाव नहीं हुआ था टेक्निक के अंदर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज नॉट मोर देन देयर प्रोडक्शन। और इसी वजह से जो डिमांड थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वो ज़्यादा नहीं थी उसके प्रोडक्शन से इन द स्टेट। बट स्टिल द फैक्ट्री सिस्टम डेवलप, लेकिन जैसे ही फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुआ द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़, जो पॉपुलेशन थी सिटी की वो बढ़ गई, एंड एज अ रिजल्ट, और इससे क्या हुआ कि जो ग्रेन है उसकी डिमांड बढ़ गई और डिमांड ऑफ कॉटन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़, और कॉटन की डिमांड बढ़ गई इंडस्ट्रियल पर्पज़ से रिलेटेड के लिए इंक्रीज। देयरफॉर टू फुलफिल दिस डिमांड, और इसलिए इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए ये ज़रूरत महसूस हुई कि साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया जाए एग्रीकल्चर के अंदर, एंड टू मैन्युफैक्चर एग्रीकल्चर मशीन्स, और एग्रीकल्चर मशीन्स को बनाया जाए। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर तेज़ी आई वैसे ही जो डिमांड थी वो बढ़ गई। सेकेंड जो रीज़न है वॉज दैट नाउ पीपल हैड स्टार्ट टू एम्प्लॉय देयर कैपिटल इन एग्रीकल्चर। अब जो लोग थे उन्होंने अपनी कैपिटल को एग्रीकल्चर में लगाना शुरू कर दिया टू अर्न मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। In fact, induction of increased capital in agriculture sector resulted in the agriculture revolution। और इससे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो पैसे लगाए जा रहे थे, बढ़ा कैपिटल जो इंक्रीज हो गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और इसके रिजल्ट से एग्रीकल्चर के अंदर रिवोल्यूशन आया। तो अब इसमें किसने क्या बनाया है, इन्वेंशन किया है, उसको आपको अंडरलाइन करना है जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है, और क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपसे 1 मार्क्स के अंदर। तो सबसे पहले जो जैथरो टल थे ये लैंडलॉर्ड थे यॉर्कशायर के। इन्होंने सीड ड्रिल को इन्वेंट किया जिससे कि सीड्स को आसानी से बोया जा सके। बाय दिस, इससे क्या था, जो वर्क ऑफ शोइंग था वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और इजी हो गया। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जिनका नाम है टाउनसेंड, gave the work of sowing gave the principle of crop cycle। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप साइकिल शो किया। प्रिंसिपल ऑफ साइकिल के बारे में बताया लोगों को, अकॉर्डिंग टू वे, जिसमें कि शोइंग डिफरेंट क्रॉप्स एट अ टाइम, एक ही समय में कई प्रकार के क्रॉप्स को एक साथ उगाया जा सकता है। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कुड बी मेंटेन, और इससे क्या होता है जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो मेंटेन रहती है।
Now there was no need to give a gap in crop. अब क्रॉप्स के बीच में गैप देने की ज़रूरत नहीं रही एंड पर एकड़ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इंक्रीज और पर एकड़ पे जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया क्रॉप्स का अराउंड 1770 CE। 1770 CE के अंदर रॉबर्ट बैकबेल ने एनिमल हस्बेंड्री को एक प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन बना लिया और इसको एग्रीकल्चर में इंक्लूड कर दिया। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए टू इम्प्रूव द स्पीसीज ऑफ शीप एंड काउ, जिससे कि शीप और काउ की जो प्रजाति है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। ही बिकेम सक्सेसफुल और ये सक्सेसफुल हो गया डेवलपिंग शीप को डेवलप करने में 3 times द अर्लियर वेट, जितना कि पहले शिप का वेट था उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। बाय इम्प्लीमेंटिंग द मॉडर्न टेक्निक एंड साइंटिफिक ब्रीड, और इन्होंने मॉडर्न टेक्निक और साइंटिफिक ब्रीड को यूज़ किया। In 1793 CE, an American named Whitton developed a machine। Whitton नाम के एक अमेरिकन थे जिन्होंने की एक मशीन डेवलप की जो कि ग्रेन को स्ट्रॉ से अलग करती है। स्ट्रॉ मीन्स होता है कचरा, घास फूस, इससे ग्रेन को अलग करती है। एंड इन 1834 के अंदर साइरस मैककॉर्मिक, इन्होंने ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग मशीन बनाई। विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरा, मैकेनाइजेशंस कंटिन्यू टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो मशीनाइजेशन था वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बढ़ गया। इन्वेंशन ऑफ पावर ऑपरेटेड मशीन, और जो पावर ऑपरेटेड मशीन है उनके इन्वेंशन से रिजल्ट इन रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, और इसी की वजह से मशीन्स पावर ऑपरेटेड मशीन्स की वजह से जो एग्रीकल्चर है उसमें रिवोल्यूशन आया। ये जो न्यू इन्वेंशन है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हुए थे। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट मेनली विद द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ साथ। इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे पहले जो रिवोल्यूशन आया था वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आया था। Till the mid-18th century, traditional system of making clothes, European factories was unable to fulfill the demand of clothes. 18th century तक जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उससे यूरोपियन फैक्ट्रीज सिस्टम से जो यूरोपियन फैक्ट्रीज थी उसके अंदर जो क्लोथ वगैरह बनाए जाते थे उससे जो डिमांड थी उसको पूरा नहीं किया जा पा रहा था, वो अनेबल था उसको फुलफिल करना। अर्लियर कॉटन क्लोथ्स वर एक्सपोर्टेड, पहले क्या था जो कॉटन क्लोथ्स थी वो एक्सपोर्ट किए जा रहे थे इंडिया से इंग्लैंड में। बट व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स कंट्रोल, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया इंडिया पर, देन इंग्लैंड स्टार्टेड टू इम्पोर्ट कॉटन। तो जो इंग्लैंड था उसने कॉटन को इम्पोर्ट करना स्टार्ट किया अलॉन्ग विद द क्लोथ्स के साथ साथ, टू फुलफिल द इंक्रीज डिमांड, और बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए यूरोपियन मार्केट में यूरोपियन मार्केट के अंदर बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे इस सेक्टर के अंदर। और जो जॉन के ने जो फ्लाइंग शटल बनाया था उससे पॉसिबल हो पाया कि जो कपड़े की विड्थ है वो ज़्यादा हो जाए इन लेसर टाइम, कम समय में। जेम्स हरग्रीव्स थे, इन्होंने इन्वेंट किया स्पिनिंग जेनी को इन 1765 CE में, बाय वे जिससे कि एक पर्सन जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स को बना सके, वीव कर सके। वीव मतलब होता है बुनना। इन 1769 के अंदर रिचर्ड आर्कराइट थे, इन्होंने वाटर फ्रेम को इन्वेंट किया। आर्कराइट ने वाटर फ्रेम को इन्वेंटेड किया बाय विच, जिससे कि स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स को बनाना पॉसिबल हो पाए। तो रिचर्ड आर्कराइट ने
वाटर फ्रेम को बनाया जिससे कि जो स्ट्रॉन्गर थ्रेड है वो बनाना आसान हो जाए, या इसको जो थ्रेड है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके। द थ्रेड मेड बाय द स्पिनिंग म्यूल, और जो थ्रेड स्पिनिंग म्यूल के थ्रू बनाया जाता था इसको इन्वेंट किया था सैमुअल क्रॉम्पटन ने, यानी स्पिनिंग म्यूल को इन्वेंट किया था सैमुअल क्रॉम्पटन ने इन 1779 सीई में। यूज्ड टू बी एवरी स्ट्रॉन्ग एंड फाइन, और इसके अंदर इसको यूज़ किया जाने लगा वेरी स्ट्रॉन्ग और फाइन थ्रेड बनाने में। इन 1787 सीई के अंदर एडमंड कार्टराइट इन्वेंटेड द पावर लूम। जो एडमंड कार्टराइट थे इन्होंने पावर लूम का इन्वेंशन किया, और ये ऐसी लूम थी जो कि पावर के थ्रू ऑपरेट होती थी, यानी इसको पावर के थ्रू चलाया जाता था। देन फिर आता है आपका न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंज इन आयरन इंडस्ट्रीज़। कैसे नए बदलाव आए या कैसे नई टेक्नोलॉजीज़ बदली आयरन एंड इंडस्ट्री के अंदर। मेजर रॉ मटेरियल्स, और जो मेजर यानी जो मुख्य रॉ मटेरियल्स थे किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए जिसमें ज़रूरत पड़ती है वो है कोल एंड आयरन ओर, विच वर एम्प्लॉयड इन मैकेनाइजेशन या मशीनाइजेशन वर अवेलेबल इन अबेंडेंस इन इंग्लैंड। और उसकी सबसे ज़्यादा मात्रा जो थी वो इंग्लैंड के अंदर पाई जाती थी या इसके आसपास के एरियाज़ के अंदर पाई जाती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके अलावा अदर मिनरल्स जैसे कि दूसरे मिनरल्स हैं जिंक, कॉपर एंड टिन, विच वर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किए जाते थे, ये भी बहुत अधिक मात्रा के अंदर वहाँ पर प्रेजेंट था। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि फुलफिल द डिमांड ऑफ आयरन, कि जो आयरन की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके थ्रू द एब्सोल्यूट मैथड। एब्सोल्यूट मैथड मतलब होता है पुराने तरीके के जो मैथड्स हैं उनको यूज़ करके। देयरफॉर वेरियस न्यू प्रोसीजर्स, और इसी वजह से बहुत सारे नए प्रोसीजर्स स्टार्ट हुए टू बी डिस्कवर टू प्योरीफाई आयरन ओर, जिससे कि आयरन ओर को प्योरीफाई किया जा सके। अब्राहम दरबे फर्स्ट थे, इन्होंने इन्वेंट किया ब्लास्ट फर्नेस का 1709 सीई में, इन विच जिसके अंदर कोक, जो कि सॉलिड कोल कहा जाता है, इसको यूज़ किया जाता था एज अ फ्यूल फॉर फर्स्ट टाइम, बाय विच द वर्क ऑफ स्मेल्टिंग, जिससे कि जो काम है स्मेल्टिंग का और रिफाइनिंग का आयरन ओर बिकम ईजियर, ये आसान हो जाए। दिस इन्वेंशन ब्रॉट अ रेवोल्यूशन, और इस इन्वेंशन ने एक बहुत बड़ा क्रांति या बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज में। देन दरबे सेकंड थे, इन्होंने पिग आयरन को डेवलप किया, और ये जो पिग आयरन है वो इन्होंने बनाया, और ये इन्होंने बनाया था रोट आयरन से, यानी जो खराब जो आयरन होता है उससे बनाया इन्होंने, विच वॉज लैड ब्रिटल, जो कि कम चमकीला होता है। हेनरी कोड जो थे, इन्होंने इन्वेंट किया पडलिंग फर्नेस का, टू विच द इम्प्योरिटीज, जिससे कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं आयरन के अंदर उसको आसानी से रिमूव किया जा सके फ्रॉम स्मेल्टिंग आयरन को पिघला करके। एंड द रोलिंग मिल्स, और जो रोलिंग मिल है which was made it possible to make the pure and fine iron, जिससे कि पॉसिबल हो पाया कि प्योर और फाइन आयरन को ऑब्टेन करना। द मशीन्स मेड ऑफ आयरन, और ऐसी मशीन जो कि आयरन की बनी होती थी, वॉज वेरी हैवी, ये बहुत भारी हुआ करती थी वेट में, एंड दे यूज टू रस्ट, और उनमें जंग लग जाता था। तो ये बता रहे हैं कि आयरन से बनी हुई जो भी मशीन्स वगैरह थी वो बहुत भारी होती थी, और इनमें रस्ट मीन्स होता है जंग लग जाया करती थी। डिस्कवरी वॉज मेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टील का इन्वेंशन हुआ। टू मेक स्टील, और स्टील बनाने के लिए कुछ क्वांटिटी के अंदर कार्बन
कार्बन की ज़रूरत होती है, इसके अलावा मैग्नीज की ज़रूरत होती है, एंड अदर एलिमेंट्स विच वर मिक्सड इन आयरन, जो कि आयरन के अंदर मिक्स होते हैं। स्टील वॉज लाइटर, स्टील जो होती है वो हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग रजिस्टर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और साथ में रस्ट से रजिस्टर होती है। रजिस्टर मतलब होता है रस्ट से बचाव करती है अपना, यानी इसमें जंग नहीं लगती। एंड मोर फ्लेक्सिबल, और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल आयरन है, आयरन के मुकाबले ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। स्टील के बारे में बता रहे हैं। सर हेनरी बेस्मेर डिस्कवर्ड अ न्यू मेथड, इन्होंने एक नया मेथड डिस्कवर किया ऑफ स्टील मेकिंग, स्टील बनाने का, विच इज़ नोन एज बेस्मेर प्रोसेस, जिसको कि बेस्मेर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर स्टील वॉज डायरेक्टली मेड फ्रॉम द रोट आयरन, जो स्टील है उसको डायरेक्टली बनाया जाता है रोट आयरन से, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से रिवोल्यूशन केम इन आयरन इंडस्ट्रीज, और जिसकी वजह से जो रिवोल्यूशन था वो आया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर। मॉडर्न इन्वेंशंस इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मॉडर्न इन्वेंशंस हुए ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ड्यू टू इंक्रीज ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज और व्यापार के बढ़ने की वजह से देयर वाज अ नीड फॉर रिफॉर्म, और ज़रूरत पड़ी कि सुधार होना चाहिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, यानी ट्रांसपोर्ट के साधनों में। टू मेक ट्रांसपोर्ट ईजी एंड चीप, ट्रांसपोर्ट को ईजी और सस्ता बनाने के लिए जो स्कॉटिश इंजीनियर थे जिनका नाम था मैकएडम, फाउंड अ न्यू मेथड, इन्होंने एक नया मेथड फाउंड किया रोड कंस्ट्रक्शन का, इन विच, जिसके अंदर जो लेयर्स ऑफ हैवी स्टोन्स वाज लेड इन द लोअर पार्ट, की एक लेयर बनानी चाहिए स्टोन्स की, हैवी लेयर होनी चाहिए, हैवी स्टोन्स की लेयर होनी चाहिए लोअर पार्ट ऑफ द रोड में, मतलब रोड के लोअर पार्ट के अंदर। एंड दैट अ लेयर वाज स्मॉल रॉक, और वो जो लेयर होगी वो स्मॉल रॉक से बनी होगी। वॉज एम्प्लॉयड फॉलोड बाय द सॉइल, उसके बाद उसमें मिट्टी डाली जाएगी ऑन द अपर पार्ट। तो ये इसमें बताया रोड बनाने का उन्होंने नया मेथड बनाया, जिसमें कि सबसे पहले तो एक लेयर होगी हैवी स्टोन्स की, देन उसके ऊपर सैंड डाली जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी गुड्स बाय रोडवेज यूज्ड टू बी एन एक्सपेंसिव एंड इनकन्वीनियंट अफेयर, और हैवी गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन था रोडवे से, ये इसको काफ़ी महंगा और असुविधाजनक काम माना गया। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक अ ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन बनाने के लिए ऑफ हैवी गुड्स के लिए कन्वीनियंट एंड चीप, आसानी से और सस्ते दामों पर कैनल्स को बनाया गया। यानी कि रोड से हैवी गुड्स का जाना बहुत एक्सपेंसिव होता था, और इसी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी गुड्स कन्वीनियंट, और इसको बनाया गया ट्रांसपोर्ट हैवी गुड्स के लिए सस्ता और आसानदायक, आरामदायक तरीके से, और इसके लिए इन्होंने कैनल्स को बनाया। इन इंग्लैंड द फर्स्ट कैनल, और इंग्लैंड के अंदर जो सबसे पहली कैनल जो बनाई गई थी उसका नाम था वॉर्सले कैनल, और इसको बनवाया था या इसको बनाया था जेम्स ब्रिंडले ने इन 1761 में। बाय दिस, इससे द एक्सपेंस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, और जो एक्सपेंस था ट्रांसपोर्टिंग गुड का वो कम हो गया, और कम कितना हुआ, आधा हो गया, जितना भी होता था पहले उसका आधा हो गया। फ्रॉम 1788 CE टू 1796 CE सेवरल कैनल्स बिल्ड, बहुत सारी कैनल्स बनाई गई इंग्लैंड के अंदर, ड्यू टू विच, जिससे दिस पीरियड वॉज नोन एज कैनल मैना, और इस पीरियड को कैनल मानिया के नाम से जाना गया, क्योंकि 1788 से लेकर 1796 तक बहुत सारी कैनल बनाई गई इंग्लैंड में, और इसी वजह से इस पीरियड को कैनल मानिया के नाम से जाना गया। इन 1869 CE में एक फ्रेंच इंजीनियर थे जिनका नाम लेसेप्स बिल्ट अ कैनल, इन्होंने एक कैनल बनाई जिसका नाम था स्विस कैनल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्विस कैनल को किसने बनाया।
लेसेप्स ज्वाइन द मेडिटेरियन सी, और इन्होंने क्या करा था, इस स्विस कैनल को बनाने के लिए इन्होंने मेडिटेरियन सी को ज्वाइन किया रेड सी से, ड्यू टू विच जिससे जो डिस्टेंस था यूरोप और इंडिया के बीच का वो 1/3 ही रह गया, रिड्यूस बाय 1/3 टू मेक द ट्रांसपोर्टेशन चीप, और ट्रांसपोर्ट को सस्ता बनाने के लिए और भी ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए स्टीम पावर्स वर यूज्ड इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर स्टीम पावर को यूज़ किया जाने लगा। एक अमेरिकन जिसका नाम था रॉबर्ट फुल्टन, इन्होंने इन्वेंट किया फर्स्ट एवर सक्सेसफुल स्टीम बोट इन 1807 CE में, विच सेल्ड इन हडसन रिवर, जो कि चलाई गई हडसन नदी के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। द इन्वेंशन ऑफ रेलवे इंजन, और रेलवे इंजन का इन्वेंशन किया था जो कि विच रन ऑन द पाथ ऑफ आयरन ट्रैक, जो कि आयरन ट्रैक के पाथ पर चलता है, एंड ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और इससे रिवोल्यूशन हुआ ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर। इन 1814 CE के अंदर या 1814 CE में जॉर्ज स्टैम्पसन ने लोकोमोटिव स्टीम को बनाया जिसका नाम था रॉकेट। बाय दिस, इससे रेलवे बिकम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिससे कि जो रेलवे है वो ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया, विच वॉज अवेलेबल अराउंड द ईयर, जो कि पूरे साल अवेलेबल रहता है। इन 1930 CE के अंदर सबसे पहला जो रेलवे ऑपरेट किया गया था वो मैनचेस्टर से लिवरपूल तक चलाया गया था, एंड दिस इन्वेंशन ऑफ रेलवेज मेड इट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट कोल, और इस इन्वेंशन की वजह से जो रेलवे था उसने पॉसिबल कर दिया कोल, आयरन और अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे स्थान पर, इन लेसर टाइम, कम समय में, और लोअर कॉस्ट में, मतलब कम पैसों में। न्यू एक्सपेरिमेंट इन कम्युनिकेशन सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट हुए। 1844 CE के अंदर सैमुअल मॉर्स ने प्रैक्टिकल टेलीग्राफिक इक्विपमेंट्स को बनाया। दिस टेलीग्राफिक इक्विपमेंट्स परफॉर्म द वर्क ऑफ जॉइनिंग, और ये जो टेलीग्राफिक इक्विपमेंट था ये काम करता था जॉइनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स विद वन अनदर, एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ने का। इन 1876 में ग्राहम बेल, इन्होंने इन्वेंट किया था टेलीफोन को, और जिसने कि इन्वेंटेड द टेलीफोन विच ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कम्युनिकेशन, और जिससे कि वर्ल्ड कम्युनिकेशन के अंदर एक नया रिवोल्यूशन हुआ या बहुत तेज़ी से बदलाव आया वर्ल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये तो था आपका सेक्टर के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन था इनका, कैसे सेक्टर वाइज नई टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस आए अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, अभी आपने पढ़ा। अब रिजल्ट इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। सब कुछ जितना पढ़ा है उसको आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है अच्छे से, और जो नहीं आया उसको पूछना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।